दोस्तों आज हम बात करेंगे एक डिटेल केस स्टडी के बारे में अबाउट अ कंपनी जो कि एक टाइम पे बहुत प्रबल हुआ करती थी। बहुत सारे लोगों का इन्वेस्टर स्टेक इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा था। बहुत से लोगों की फेवरेट्स की लिस्ट में ये कंपनी शुमार हुआ करती थी। लेकिन आज वो वक्त है कि शायद इसे कोई कंपनी को पूछता भी ज़्यादा नहीं है। बहुत जगहों पर इसका नाम भी नहीं आता है। बहुत ज़्यादा इन्वेस्टर्स इसके बारे में जानते भी नहीं है। लेकिन ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्या कुछ था जो कि इस कंपनी में इन्वॉल्व था, जिसकी वजह से एक ज़माने में इसे बहुत ज़्यादा सराहा जाता था, लेकिन आज बहुत कम इन्वेस्टर्स का ये अट्रैक्शन पकड़ पाती है। तो जानते हैं उसके बारे में और पूरी इन लेंथ आपको डिटेल केस स्टडी में आपको सब कुछ जानने को मिलेगा। तो इस वीडियो एंड तक देखिएगा और आई एम श्योर कि बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आप डेफिनेटली ये मानेंगे कि जितना भी टाइम आपने टू द पॉइंट एनालिसिस में इन्वेस्ट किया वो चीज़ आपके काम में ज़रूर आएगा। और मैं बताऊंगा कि कब वो पॉइंट आना चाहिए जब आपको इसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए और कब वो पॉइंट आना चाहिए जब आप चुपके से अपना प्रॉफिट लेके एग्जिट करके निकल जाएं। बात करेंगे दोस्तों आज हम विक्रंगी लिमिटेड के बारे में। विक्रंगी लिमिटेड जिसका शुरुआत हुआ था 1990 में। मिस्टर दिनेश नंदवाना इसके प्रमोटर हैं, इसके फाउंडर हैं। उन्होंने इसको कंपनी को शुरुआत किया था 1990 में और उस टाइम पे इस कंपनी का नाम रखा था वक्रंगी इन्वेस्टमेंट्स एंड कंसल्टेंसी। नाम पसंद नहीं आया, धीरे से कंसल्टेंसी को उड़ा दिया, फिर रह गया सिर्फ वक्रंगी इन्वेस्टमेंट्स। वो भी पसंद नहीं आया, फिर 1995 में बदल के कर दिया वक्रंगी लिमिटेड। उसके बाद वो भी थोड़ा पसंद नहीं आया। क्यों? क्योंकि एक जो मेजर हाईलाइट थी इस कंपनी की वो डिजिटलाइजेशन थी। सॉफ्टवेयर में डील करते थे बहुत कमाल कमाल की। तो उस कंपनी का नाम बदल के वक्रंगी सॉफ्टवेयर लिमिटेड कर दिया। फिर वो नहीं पसंद आया तो वापस बैक ऑन ट्रैक वक्रंगी लिमिटेड पे ही आ गए। इस कंपनी की मेजरली 3 सब्सिडरीज हुआ करती थी। एक का नाम फिनसर्व रखा, दूसरे का नाम लॉजिस्टिक्स में रखा और तीसरे का नाम ई सॉल्यूशन। वक्रंगी फिनसर्व, वक्रंगी लॉजिस्टिक्स एंड वक्रंगी ई सॉल्यूशंस। हर किसी का एक डेडिकेटेड काम हुआ करता था। इस कंपनी ने धीरे धीरे अपने एक्विजिशन को बढ़ाना स्टार्ट किया, धीरे धीरे कोलैबोरेशन की है बहुत कमाल कमाल की कंपनीज के साथ। जैसे कि शुरुआत करी सबसे पहले बार काउंसिल के साथ। बार काउंसिल के जो अंदर के प्राइवेट में सबके जो एक वोटिंग हुआ करती है विद इन द बार काउंसिल, उसमें जो सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट थी, वक्रंगी सॉफ्टवेयर लिमिटेड वाज दैट कंपनी जिसने उस सॉफ्टवेयर को डेवलप किया। अब यहाँ पे इनको बहुत ज़्यादा वाहवाही मिली और उसके बाद ये चलन चलता चला गया। इनके अगले जितने भी क्लाइंटियल मेजरली बने वो सब इन्वेस्टमेंट्स के तौर पे मेजरली इलेक्शंस कंडक्ट कराने वाले सॉफ्टवेयर्स के लिए थे। अब वो चाहे किसी एक पर्टिकुलर स्टेट का ले लीजिए, चाहे बार काउंसिल का ले लीजिए, चाहे ऑल इंडिया लेवल पे, ये लोग अच्छे से अच्छे सॉफ्टवेयर बना रहे थे वो जहाँ पे वोटिंग सिस्टम में वो इनेबल कर पाएं और अच्छे तरीके से लोग अपना मतदान दे पाएं। इसके बाद मौका आया कि इनको धीरे धीरे समझ में आने लगा कि अब हमें सॉफ्टवेयर और भी ऐसे डेवलप करने चाहिए जो कि बाकी जगहों के भी काम आए। जैसे कि इसके बाद इन्होंने एक ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप किया जो कि पेटेंट ऑफिस में काम आने लगा। पेटेंट्स एक टाइम के बाद जब वो पेपर पे हुआ करते थे उन्हें धीरे धीरे डिजिटलाइज करने का टाइम आया, तो वहाँ पे पेटेंट ऑफिस के लिए इन्होंने वो सॉफ्टवेयर डेवलप किए। फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के राइट्स, लैंड रिजर्व्स, इतने सारी जहाँ पे भी जो भी पुराने दस्तावेज पड़े हुआ करते थे किसी भी पुराने संस्थान में, वो सब इनके साथ डायरेक्टली इन्वॉल्व होने लगे और उनके लिए ये उन सब चीज़ों को डिजिटलाइज करने लगे थ्रू देयर रिस्पेक्टिव सॉफ्टवेयर। उसके बाद बात आई कोडक की। कोडेक जिसका आज कोई भी लोग नाम भी नहीं जानते, कोडेक की टेक्नोलॉजी ऑलमोस्ट ऑब्सोलीट हो चुकी है, बट स्टिल उस टाइम पे सबसे बेस्ट कलर प्रिंटर्स जो बनाया करती थी वो कोडेक हुआ करती थी, ईस्टमैन की। उनके साथ इन्होंने कोलैबोरेशन किया और बाकी जगहों पे जहां जहां पे कलर प्रिंटआउट्स की रिक्वायरमेंट होती थी इन ऑर्डर टू प्रोवाइड देयर रिस्पेक्टिव वर्क, तो उस कोलैबोरेशन के तहत इनको अच्छा रेवेन्यू बेस मिला। साथ ही साथ आपकी बैंकिंग से अगर मैं बताऊं तो एसबीआई से इनको अच्छा खासा कॉन्ट्रैक्ट मिला था टू डिजिटलाइज द रिकॉर्ड। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में भी इनको काफ़ी अच्छा सम्मान मिला। उसके बाद आरबीआई से इनको डब्ल्यूएलई का लाइसेंस मिल गया था, जहाँ पे इसे बोलते हैं व्हाइट लाइसेंस, एटीएम का लाइसेंस। ये सब के सब इनको उसी दौरान धीरे धीरे मिलते चले गए। अमेजॉन तक के साथ इन्होंने अपना इंटरफेयर किया और अमेजॉन के साथ में अमेजॉन में जो भी आपकी प्रमोशनल की एक्टिविटीज़ होती है बाय एंड सेल की, तो वहाँ पे भी इन्होंने कोलैबोरेशन किया कि हम आपके लिए वो सॉफ्टवेयर डेवलप थोड़ा थोड़ा कर पाएंगे जिसके तहत आप इंडिया में भी अपने अमेजॉन के ब्रांड को प्रमोट कर पाओगे। एचडीएफसी अर्गो एक अच्छा खासा इंश्योरेंस कंपनी है, उसके प्रोडक्ट्स को बिकवाने के लिए भी इन्होंने प्रमोशन के लिए ये फैसिलिटी अपनी साइट पे अवेलेबल कराई। इनका जो एक पूरा का पूरा बेस था इन्होंने रिस्ट्रिक्टेड नहीं रखा, इन्होंने विद इन द सिटीज मेजर जगहों पे अलग अलग वक्रंगी केंद्र खोल दिए थे और उनके थ्रू ये जहां जहां तक पहुंच सकते थे मासेस तक ये धीरे धीरे पहुंचते चले गए। और यही नहीं, इसके बाद इन्होंने रिलायंस के नीपो के एसेट मैनेजमेंट कंपनी के साथ भी टाइप किया ताकि उनके जितने भी म्यूचुअल फंड्स हैं उनको भी ये लोग अच्छे से लोगों में अवेयरनेस फैलाएं और धीरे धीरे इनके म्यूचुअल फंड्स भी खरीदे जाए। तो वहां भी उसके प्रमोशन का भी जिम्मा इस कंपनी ने उठाया था। अब बताता हूँ वो ऐसा कौन सा पल था जहाँ पे धीरे से चीज़ें बदलने लगी। 2017 का वक्त था दोस्तों और 2017 में इनके प्रमोटर्स ने अपना हल्का सा स्टेक बढ़ाया और बढ़ाने के साथ साथ ही बाद में पता चला कि एक ऐसी न्यूज़ है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थी और वो ये कि इनका एक ट्रेजरी फंड था लगभग 1500 करोड़ रुपए का, वो इनके पास इनकी बुक्स में था। और उसके साथ साथ ये लोग अपना इक्विटी का इन्वेस्टमेंट कर रहे थे डायरेक्टली इनटू सम अदर कंपनीज। पीसी ज्वेलर्स में इन्होंने अपना काफ़ी सारा पैसा लगा के रखा था, जो कि जब ओवरऑल शेयर होल्डर्स की मीटिंग हुई वहाँ पे ये चीज़ ज़्यादा लोगों को पसंद नहीं आई कि ये लोग डायरेक्टली अब इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स भी करने लगे हैं
अक्रॉस अदर कंपनीज। तो वहाँ पे उस चीज़ को मना कर दिया गया, वहाँ पे इस बोर्ड रेजोल्यूशन में और शेयर होल्डर्स की रजामंदी के साथ उस चीज़ को पास नहीं होने दिया गया, जिसकी वजह से यहाँ पे एक चीज़ ऐसी निकल कर आई कि एक टाइम के बाद इन्होंने इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स को डायरेक्टली बंद कर दिया और साथ ही साथ शेयर होल्डर्स में एक रेजोल्यूशन पास किया गया कि भैया हमें डिविडेंड का पे आउट किया जाए। तो इनका एक मेजर मोटा चंक एज अ डिविडेंड इन लोग को देना पड़ा, लगभग 1250 करोड़ का, और साथ ही साथ बायबैक की भी अपॉर्चुनिटी मार्केट में निकालनी पड़ी। और इसमें एक कैच था, इसमें कैच ये था कि जो प्रमोटर्स हैं दे आर नॉट अलाउड टू इंटरफेयर ऑन टू दैट बायबैक। वो उसमें ना तो पार्ट ले सकते हैं और अपने जो उनके खुद के शेयर्स हैं वो उनको टेंडर भी नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी वो इशू आया। इसके तुरंत बाद 2 महीने के बाद ही PwC जो कि उनके उस टाइम के स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स थे, उन लोगों ने इस कंपनी से रिज़ाइन कर दिया। और जैसे ही रिज़ाइन किया तो लोगों के कान खड़े हो गए कि कहीं ना कहीं कुछ हो रहा है। उसके बाद एक सिलसिला आया कि तकरीबन 6 महीने के बाद MCA ने इनके रिकॉर्ड्स को खुलवाया और पिछले 5-7 साल के जितने भी रिकॉर्ड्स थे उन्हें धीरे धीरे इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया कि आखिर उसमें हुआ क्या। अब इस पूरे प्रोसेस के दौरान प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये हुई है कि 2017 में जो कि इनका रेवेन्यू इतना मैसिव हुआ करता था, एकदम कमाल का, ऑलमोस्ट 40 बिलियन रुपीज़ का इनका जो एक अच्छा खासा रेवेन्यू था, वो धीरे धीरे ऐसी सिचुएशन में आ गया कि इस साल के अराउंड इन्होंने जो क्लोज किया वो उस 40 बिलियन के हिसाब से ऑलमोस्ट 10% पे आ गए। धीरे धीरे इनके कॉन्ट्रैक्ट्स कम होते चले गए, धीरे धीरे डिजिटलाइजेशन के चलते जहाँ जहाँ पे अभी कोलैबोरेशन कर रहे थे जो इनके बेस्ट ऑफ द कस्टमर्स थे, अब वो धीरे धीरे एग्जिट करते चले गए। और अब इनके पास मेजरली कोई ऐसा नया अपॉर्चुनिटी नहीं है टू डिजिटलाइज और वेयर एन दे कैन यूज देयर सॉफ्टवेयर फॉर द बेटरमेंट ऑफ पीपल। एंड देन दिस इज द टाइम जहाँ पे एक शेयर ऑलमोस्ट 400 रुपये 450 रुपये पे ट्रेड करता था, वो चीज़ आज गिर के ऑलमोस्ट 42 रुपये के अराउंड आ चुकी है। तो ये थी पूरी डिटेल में आपको मैंने इसका बताया कि यहाँ से शुरुआत हुई यहाँ तक पहुँचे हैं। ये था ऑलमोस्ट इनका पिछले 30 साल का सफ़र। इसमें हो सकता है कुछ एक चीज़ें मैंने ड्रॉप आउट की हूँ, बट ऑब्वियसली बात है 30 साल में जो उन्होंने कारनामे करे उसमें सारी चीज़ें हम इतना 10 मिनट के अंदर नहीं बता सकते। बट दीज आर द मेजर माइलस्टोन्स विच हैव बीन कवर्ड बाय दिस पर्टिकुलर कंपनी इन सो मेनी ईयर्स बाय नाउ। बात आती है कि आज इस कंपनी का जो स्टेक है और जहाँ पे लोग रुके हुए हैं, क्या ऐसी वाली पोजीशन में इनको करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों आज अगर आप इसका PE देखेंगे और इसकी अर्निंग्स को देखेंगे, इन सब के बाद आप एनालाइज कर लेंगे कि डेफिनेटली अभी भी जो ये लगातार गिरता चला जा रहा है उसके पीछे का सबसे प्रमुख रीज़न है कि इसको ओवर वैल्यूड पोजीशन पे लाके खड़ा कर दिया था। अब उसके बाद ये धीरे धीरे डिक्लाइन होता चला गया। पिछले 3 महीने से लगातार गिरता चला जा रहा है, 65 रुपये से गिरता हुआ ऑलमोस्ट 40-42 पे आ चुका है। और यहाँ भी मुझे लगता है कि इसकी जो एक्चुअली फेयर वैल्यू राइट नाउ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जो होनी चाहिए, दैट शुडंट बी मोर देन 25 to 30 रुपीज़। 30 रुपये पर शेयर के हिसाब से इसकी फेयर वैल्यू निकल कर आती है। अब मौका है कि उन लोगों के लिए कि जो यहाँ पे एक अच्छी बेट के तहत एक ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव बनाना चाहते हैं और कहते हैं हाँ ठीक है यार हम दाव खेलेंगे और बढ़िया खेलेंगे, लेकिन हम इंतजार कर सकते हैं। आई वुड स्टिल recommend you to wait for the right opportunity to enter the stock. The right opportunity should be between 25 to 30 रुपीज़। 30 रुपये के अराउंड इसका भाव आने दीजिए, आराम से आएगा, धीरे से आएगा। चाहे अभी थोड़ा ऊपर हो जाएगा लेकिन फिर बाद में अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आएगा तब खरीदिएगा 30 के अराउंड। और उसके बाद अपना एग्जिट करने का आपको पता ही है, जब इसकी फेयर वैल्यू इतनी है तो एग्जिट करने के लिए जहाँ इसको सटोरिए चढ़ाना शुरू करेंगे, ऑपरेटर ड्राइव करेंगे, धीरे से आराम से अपना 40-45 के अराउंड चुपचाप निकल जाइएगा। एंड दैट्स गोना बी द बेस्ट थिंग। अभी के केस में यहाँ पे जितने भी इन्वॉल्वमेंट हो रही है, आप मान के चलिए ये थोड़ा बहुत अब पूरी तरीके से ऑपरेटर ड्रिवन स्टॉक हो चुका है। तो आपको संयम बरतना है, होल्ड और बाय सिर्फ तब करिएगा जब इसकी फेयर वैल्यू के पास पहुँच जाए, जो मैं आपको बता चुका हूँ। इसकी फेयर वैल्यू इतनी है और उसके बाद ऊपर जितना भी उठा लें वो उन लोग के हाथ में है, वो तो पावर है, ऑपरेटर्स के हाथ में फुल टू पावर है, जहाँ तक ले जाएं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि फेयर वैल्यू क्या है। यू बीइंग द इन्वेस्टर, यू बीइंग नाइव, जो बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं कि हमें यही नहीं पता लग पाता कि यार हम एंटर कब करें, क्या उसकी रियल फेयर वैल्यू राइट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। दिस इज द रियल फेयर वैल्यू एंड यू नीड टू टेक केयर ऑफ इट। आई होप मेरे इन्वेस्टर्स कहीं पे भी जाएं वो लोग मार ना खाएं। मेरे इन्वेस्टर्स, मेरे व्यूअर्स सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, आप लोग का पैसा मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको पता है अब, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। बहुत मेहनत से सब कुछ डिटेलिंग बनाई, लिखा सब कुछ और आपको बताया। उम्मीद करता हूँ आपके पैसे बचें और आप अच्छे से उसे अच्छी जगह पे इन्वेस्ट कर पाएँ। तो ये थी हमारी पूरी डिटेल में वीडियो अबाउट वकरंगी लिमिटेड और उसके स्टॉक एनालिसिस के बारे में, उसकी पुरानी हिस्ट्री के बारे में। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप अभी तक पहली बार मेरा वीडियो देखने आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि इसी तरीके से आप लोग के लिए ये टाइमली इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं ला पाऊँ। मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद मेरे दोस्त।